सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आरडी चौधरी और जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 13 इस सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी की क्लास 13 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन ने सबसे पहले कैंसर के बारे में अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा था। जो एक पर्टिकुलर अलग अलग कैंसर के लिए जो अलग अलग अपन अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के जो मेथड्स है उनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने जो कैंसर के जो डायग्नोस्टिक मेथड है जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोप्सी, तो उसके बारे में अलग अलग तरह की बायोप्सी के बारे में डिस्कशन किया था। और अब अपन बात करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कैंसर के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैनेजमेंट के अंदर जो अपना सबसे मेन टॉपिक है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, जिसके बारे में आज अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर जो जितनी भी टाइप्स की जो कंप्लीट जो सर्जरी होती है, कितने टाइप्स की जो सर्जरी होती है, उनको अपन अलग अलग वे के अंदर अलग अलग तरीके से इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अब अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के जो मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के कितने मेथड्स होते हैं या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के कितने मेथड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्टली अपन देखें तो कैंसर को मैनेज करने के या कैंसर को ट्रीट करने के 6 मेथड होते हैं, जो यहाँ पे आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी अपन कैंसर को मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है और टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। ये जो 6 मेथड है, इनके अकॉर्डिंग अपन कैंसर को मैनेज करते हैं, जिनके अंदर आज का जो अपना क्लास है उसके अंदर एक पर्टिकुलर मेथड जो सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के बारे में अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर अपन मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के बारे में बात करें तो इसके जो 6 टाइप है, जिनको अपन इस पर्टिकुलर इस वे के अंदर, यानी जो ये सीरीज दी हुई है, जो सीरियल वाइज दिए हुए है, इसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेज होगी। जैसे अपनी आज की जो क्लास है वो सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के बारे में है। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में होगी। और इसी तरीके से रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इसी तरीके से अपनी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू रहेगी। अपन बात करेंगे अब कैंसर के मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके जो 6 टाइप के मेथड होते हैं जो कैंसर को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो मेथड है, किस मेथड को अपने को चूज करना है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। जो 6 मेथड है, पर इसमें से अपन रेंडमली तो किसी मेथड को यूज नहीं कर सकते। इनके लिए सबके लिए एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती है, जिनको यूज करके अपने को ये डिफरेंशिएट करना होता है कि इस तरह के कैंसर के अंदर किस मेथड को अपने को यूज करना होता है। The choice of method for treating client with cancer depend on tumor type, extent of disease and client physical status। जो 3 चीजें होती है, देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को कैंसर के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर जो 6 मेथड है, इनमें से कौन सा मेथड वहां पे यूज करना है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। इसको चूज करने के लिए अपने को 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। एक तो जो ट्यूमर है वो किस तरह की ट्यूमर है, एक जो डिजीज है वो कहां तक एक्सटेंड हो चुकी है, यानी वो मेटास्टेसिस हुई है या नहीं हुई है, और मेटास्टेसिस हुई है तो कहां तक हुई है। यानी जो डिजीज है उसके एक्सटेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसके बाद बात करते हैं फिजिकल स्टेटस, यानी 8% जो पेशेंट है उस पेशेंट का फिजिकल स्टेटस कैसा है। यानी उसको अपन जो 6 टाइप के मेथड है, इनमें से यदि पेशेंट का फिजिकल स्टेटस डाउन है तो उसको इस तरह का कोई मेथड यूज नहीं करेंगे जिससे पेशेंट बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो पेशेंट को और वो इंप्रूव ही ना हो पाए। तो जो फिजिकल स्टेटस होता है वो भी पेशेंट के लिए देखना वहां पे बहुत जरूरी होता है। और इन सभी तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट को ट्रीट किया जाता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड रेदर देन सिंगल थेरेपी। और कई बार क्या होता है, जो सिंगल थेरेपी भी दी जाती है और जो 6 मेथड है इनको अपन कॉम्बिनेशन के अंदर भी पेशेंट को देते हैं, यानी एक से ज्यादा 2 या 3 मेथड को भी वहां पे यूज किया जाता है। जैसे दिस अप्रोच इज कॉल्ड कंबाइंड मोडालिटी थेरेपी, जहां एक से ज्यादा मेथड को एक साथ यूज किया जाता है किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर, तो उसको अपन कंबाइंड मोडालिटी थेरेपी बोलते हैं, जिसके अंदर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी आती है। यानी कोई पेशेंट है कैंसर का, यदि वो आता है तो उसको प्रिवेंटिव सर्जरी की जाती है सबसे पहले, उसके बाद उसको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है।
जो ये 3 मेथड है, इन तीनों मेथड में से हो सकता है एक सिंगल मेथड से भी पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, एक उसकी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग कई बार उसको 2 मेथड यूज किए जाते हैं और कई बार 3 मेथड भी यूज किए जाते हैं। बट एक पर्टिकुलर एक मेथड के अलावा वहां पे 2 या 3 मेथड एक साथ कंबाइंड थेरेपी के अंदर यूज किए जाते हैं, तो उसको अपन कंबाइंड मोडालिटी थेरेपी के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे सर्जरी के बारे में। जो सर्जिकल मेथड है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सर्जरी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिमूव द ट्यूमर इन सम ऑफ नियर बाई हेल्दी टिश्यू। देखो इस लाइन को समझने वाली बात है कि जो सर्जरी की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर, वो मोस्ट कॉमनली वहां पे जो ट्यूमर होता है एक पर्टिकुलर साइट पे, उस ट्यूमर को रिमूव करने के लिए की जाती है। और जहां पे वो ट्यूमर रिमूव किया जाता है उस ट्यूमर के जो नियर अबाउट के, यानी मार्जिन पॉइंट के जो नियर अबाउट के हेल्दी टिश्यूज होते हैं, उनको भी वहां से रिमूव किया जाता है। अब जो ट्यूमर जो एग्जैक्ट लोकेशन में है, उस ट्यूमर को रिमूव करने के साथ ही साथ वहां से जो हेल्दी टिश्यू है उनको रिमूव किया जाता है। तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में भी अपन डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। द टिश्यू अराउंड द ट्यूमर इज कॉल्ड द मार्जिन। जो ट्यूमर की साइज है, उस ट्यूमर के साइज के नियर अबाउट जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनको अपन मार्जिन टिश्यू बोलते हैं, यानी उसको मार्जिन साइट बोलते हैं। तो उसको भी अपने को ट्यूमर के साथ ही रिमूव किया जाता है कि वहां पे हो सकता है थोड़ा सा जो कैंसरस सेल का कोई पार्ट रह जाए, और रहने के कारण से वहां नियर अबाउट का कंप्लीट एरिया वहां से इंफेक्टेड हो सकता है। इसलिए उसके जो मार्जिन के जो टिश्यू होते हैं नियर अबाउट के, उन टिश्यूज को भी वहां से रिमूव करना होता है। ट्यूमर ट्यूमर रिमूवल में बी द ओनली ट्रीटमेंट। जो ट्यूमर रिमूव किया जाता है वो एक ट्रीटमेंट के अंदर आता है, और इट में बी यूज्ड विथ अदर ट्रीटमेंट। वहां पे ट्यूमर रिमूव करना भी एक ट्रीटमेंट है, बट वहां पे उसके साथ में कुछ अदर ट्रीटमेंट भी यूज किया जाता है, जैसे वहां पे कीमोथेरेपी यूज की जाती है या फिर रेडिएशन थेरेपी यूज की जाती है। यानी जो ट्यूमर है उस ट्यूमर साइड से वहां पे ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है, और उसके जो मार्जिन के टिश्यूज होते हैं, जो हेल्दी टिश्यू होते हैं, उनको भी रिमूव कर लिया जाता है। और रिमूव करने के बाद वहां पे पेशेंट की जो 3 कंडीशंस अपन ने देखी थी, उन तीनों कंडीशंस कौन कौन सी, जो ट्यूमर किस तरह की ट्यूमर है, उस ट्यूमर का टाइप्स कैसा है, और जो डिजीज एक्सटेंड कहां तक हुई है, और जो पेशेंट की फिजिकल कंडीशंस कैसी है, वो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वहां पे कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी यूज की जाती है। फिर अपन आगे बात करते हैं सर्जरी टू डायग्नोस स्टेज एंड ट्रीट द कैंसर। जो सर्जरी है, इस सर्जरी का अपन पर्टिकुलर पर्पज की बात करें कि किस पर्पज के लिए सर्जरी की जाती है कैंसर के अंदर, तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए भी सर्जरी का यूज होता है। जो कैंसर की जो स्टेज होती है उस स्टेज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी अपन सर्जरी का यूज करते हैं, और कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी सर्जरी का यूज किया जाता है। तो इसके जो यूज है, इसका जो पर्पज है, वो 3 तरीके के होते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पज, एक उसका स्टेज को डिफ्रेंशिएट करने का पर्पज, और कैंसर को ट्रीट करने का पर्पज। अब अपन बात करते हैं जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है कैंसर का, इसके अंदर 5 टाइप्स की सर्जरी होती है। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 टाइप्स की सर्जरी होती है। इन 5 टाइप की सर्जरी के नाम याद रखना भी बहुत जरूरी है, जिससे कैंसर के ट्रीटमेंट को मैनेज किया जाता है। जिसके अंदर सबसे नंबर 1 है प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी, जिसका दूसरा नाम है प्रिवेंटिव सर्जरी, यानी प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटिव सर्जरी। जो नंबर 1 है वो प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। जो प्रोफाइलेक्टिक नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि जो कैंसर वहां पे हो ही ना, यानी एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन के अंदर कैंसर को मेलिग्नेंसी होने से प्रिवेंट करने के लिए जो सर्जरी का यूज किया जाता है उसको अपन प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी बोलते हैं। या फिर डिजीज को एक्सटेंड ना हो इसके लिए अपनी को सर्जरी की जाती है, तो उसको प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी कहते हैं। यानी प्रोफाइलेक्टिक और प्रिवेंटिव नाम से ही पता चल रहा है प्रिवेंशन के लिए जो सर्जरी की जाती है, यानी कोई मेलिग्नेंसी ना हो वहां पे, यानी बिनाइन ट्यूमर है तो उसको रिमूव कर दिया जाए, तो जिससे वो मेलिग्नेंसी वहां पे डेवलप नहीं हो, इसलिए वहां पे सर्जरी की जाती है। तो उसको अपन प्रोफाइलेक्टिक या फिर प्रिवेंटिव सर्जरी बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं नंबर 2। जो नंबर 2 है वो है क्यूरेटिव सर्जरी। क्यूरेटिव सर्जरी कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, यानी एक तरह से जो ट्यूमर है और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसको कंप्लीट बाहर निकाल लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटिव सर्जरी। इसका दूसरा नाम है रेडिकल सर्जरी। जो क्यूरेटिव सर्जरी है इसको अपन रेडिकल सर्जरी भी बोलते हैं। फिर अपन नंबर 3 की बात करते हैं कंट्रोल सर्जरी। इसको अपन कंट्रोल सर्जरी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है साइटो रिडेक्टिव सर्जरी। इस नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स जो कैंसर है वो डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसकी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को रोकने के लिए
रोकने के लिए जो सर्जरी की जाती है यानी उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर साइटो रिडेक्टिव का मतलब होता है साइटो यानी सेल, रिडेक्टिव यानी कम होना, जो वहां पे कैंसरियस सेल है उनका रिडेक्शन कर देना, उनकी जो काउंट है उनको डिक्रीज कर दिया जाए, तो जो उसकी ग्रोथ है वो पर्टिकुलर जिस स्पीड से हो रही थी, कैंसर डेवलप हो रही थी, वो ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। तो इसलिए वहां पे कंट्रोल सर्जरी काम करती है। फिर अपन नंबर 4 की बात करेंगे, पेलेटिव सर्जरी। यहाँ पे पेलेटिव सर्जरी की जाती है। फिर नंबर 5 की बात करेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जिसको अपन रिहेबिलिटेटिव सर्जरी भी बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है, जब पेशेंट को अपने ट्रीट कर दिया और ट्रीट होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन होना, उसी पोजीशन के अंदर या फिर उसी तरह की सिचुएशंस में किसी ऑर्गन को वापस लेके आना। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर उसके एक ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको मेमोप्लास्टी की जाती है। मेमोप्लास्टी करके उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया जाता है ब्रेस्ट का, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या फिर रिहेबिलिटेटिव सर्जरी। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन उसको बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन से सफर करने के बाद उस सेम सिचुएशन में उसको लाने की वापस कोशिश करना, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेटिव सर्जरी। तो इस 5 टाइप्स की जो सर्जरी है इनको अपन डिटेल से आगे डिस्कशन करेंगे। इसमें से सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोफाइलेटिक सर्जरी, जिसको अपन बोलते हैं प्रिवेंटिव सर्जरी। जो अपना नंबर 1 है वो है प्रोफाइलेटिक सर्जरी, जिसको अपन प्रिवेंटिव सर्जरी बोलते हैं। तो इसको अपन थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करते हैं। Prophylactic surgery is form of surgery whose purpose is to minimize or prevent the risk of developing cancer in an organ or gland that has yet to develop cancer is known to be high risk of developing cancer। यदि कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है, स्पेशल ऐसा पर्सन जिसके अंदर कैंसर डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, या फिर वहां पे रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, या फिर रिस्क फैक्टर के अंदर काम कर रहा है वो, तो उस तरह के पर्सन के अंदर जिस ऑर्गन या ग्लैंड के अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस है, उस ऑर्गन या ग्लैंड को रिमूव करके अपन मिनिमाइज करते हैं वहां पे कैंसर डेवलप होने को, यानी कैंसर डेवलप ही नहीं हो। इसलिए वहां पे प्रिवेंटिव थेरेपी की जाती है, प्रिवेंटिव सर्जरी की जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी या फिर प्रिवेंटिव सर्जरी। ये कैंसर के लिए की जाती है कि कैंसर डेवलप होने से पहले ही, उसको मेलिग्नेंसी होने से पहले ही, बिनाइन स्टेज के अंदर ही ट्यूमर या फिर ग्लैंड जो ऑर्गन है जिसके अंदर है, तो उसको अपन कंप्लीटली वहां पे रिमूव कर देते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं, रिमूव लीजन दैट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। उस प्रकार के रीजन को, इस प्रकार के जो लीजन, जो घाव है, उसको रिमूव कर दिया जाता है जहां पे कैंसर डेवलप होने के मैक्सिमम चांसेस है। रिमूव कैंसर इन प्री मेलिग्नेंट स्टेज। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देखो, प्री मेलिग्नेंट स्टेज एक तो होती है मेलिग्नेंट स्टेज, एक होती है प्री मेलिग्नेंट स्टेज। मेलिग्नेंट नाम आते ही अपने को पता चल रहा है कि वहां पे कैंसर डेवलप हो चुका है, बट प्री मेलिग्नेंट स्टेज यानी कैंसर डेवलप होने से जस्ट पहले। तो कैंसर डेवलप होने से पहले की जो स्टेज होती है उसको अपन बोलते हैं प्री मेलिग्नेंट स्टेज। और प्री मेलिग्नेंट स्टेज के अंदर अपन किसी लीजन को या किसी ऑर्गन को या फिर किसी ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, तो उसको अपन प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी के अंदर काउंट करते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। जैसे अपन इस तरह की सर्जरी के कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो जिसके अंदर नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टोमी। प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टोमी की जाती है। प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू टू रिमूव सेल्स दैट आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। यदि कोई इस तरह का पेशेंट है जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस है, तो उस तरह के पर्सन के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है कैंसर डेवलप होने से पहले ही। तो उस प्रकार की सर्जरी को अपन बोलते हैं मास्टेक्टोमी। और यदि ये प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, यानी कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है, इसीलिए इस सर्जरी को अपन प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टमी बोलते हैं। यानी मस्टेक्टमी की जाती है। मस्टेक्टमी क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव कर देना, सर्जिकल रिमूव कर देना, उसको बोलते हैं मास्टेक्टमी। और जब प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, यानी कैंसर डेवलप होने से बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे सर्जरी कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टमी। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन आगे बात करते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन डन इन वुमेन whom have BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन डिस्कवर्ड फ्रॉम जीन टेस्टिंग। इसके लिए फ्रेंड्स अपन ने जो प्रीवियस जो क्लासें ली है उसके अंदर एक मेमोग्राफी की अपन ने क्लास ली थी। यानी जो BRCA1 और BRCA2
ये जो दो आपको टर्मिनोलॉजी वर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अपन ने मेमोग्राफी के अंदर पढ़ा था। यानी जो मेमोग्राफी की जो रिपोर्ट्स होती है, उस रिपोर्ट्स को अपने को देखने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। यानी इसके 6 पॉइंट होते हैं। उन 6 पॉइंट में से BRC1 एंड BRC2, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये अपने को अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के अंदर यूज किए जाते हैं। यानी इसके अंदर कैंसर हुआ नहीं है, प्री मेलिग्नेंट स्टेज के लिए होते हैं। तो यदि कोई पेशेंट की मेमोग्राफी की रिपोर्ट BRCA1 और BRCA2 है, और जो पेशेंट है वो किसी हाई रिस्क एरिया में रहते हैं जहां पे कैंसर डेवलप होने के ज्यादा चांसेस है, यानी BRCA1 और BRCA2 का म्यूटेशन वहां पे दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के पेशेंट के अंदर प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टोमी की जाती है। यदि ये BRCA1 और BRCA2 आपको समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए एक प्रीवियस क्लास है जो मेमोग्राफी के लिए बनाई गई है। यानी अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी की जाती है, और वो एक क्लास है, इसमें प्रीवियस क्लास है 2-3 क्लास छोड़ के, तो उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, जिसके कारण से आपको मेमोग्राफी अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं हैव ऑलरेडी हैड कैंसर इन वन ब्रेस्ट, और किसमें की जाती है? हो सकता है एक पेशेंट को दोनों ब्रेस्ट में से एक ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है, तो दूसरे वाले ब्रेस्ट को भी अपने को रिमूव कर देना चाहिए, जिसके कारण से वहां पे भी कैंसर डेवलप नहीं हो। तो वो भी एक तरह से क्या है, प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टमी होती है। यानी इसको अपन प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टमी करने की यदि अपन रीजन की बात करें, इसकी जो पर्पज की अपन बात करें, तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं। यानी एक तो जो पेशेंट है वो हाई रिस्क इस तरह के एरिया में रह रहा है जहां पे ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के ज्यादा चांसेस है, या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री है, या फिर उसकी जो मेमोग्राफी की अपन ने रिपोर्ट देखी उसके अंदर BRCA1 और BRCA2 का म्यूटेशन दिखाई दे रहा है जीन टेस्टिंग के अंदर, या फिर वहां पे किसी एक ब्रेस्ट के अंदर कैंसर डेवलप हो गया है, तो दूसरे वाले ब्रेस्ट को वहां पे रिमूव कर देना चाहिए। और जो ब्रेस्ट को सर्जिकली रिमूव करते हैं उसी प्रोसेस को अपन मास्टेक्टमी बोलते हैं, और कैंसर की प्रिवेंशन के लिए मास्टेक्टमी की जाती है, तो उसको अपन प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टमी बोलते हैं। फिर बात करते हैं हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो आपको मैं बता चुका हूं। हैव अंडरगोन रेडिएशन थेरेपी टू देयर चेस्ट इंक्रीजिंग देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। और जो चौथा इसका रीजन है वो क्या है, यदि इस तरह का कोई पेशेंट है जिसको चेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेडिएशन थेरेपी दी गई है, तो उस कंडीशन में भी रेडिएशन थेरेपी से भी वहां पे कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। देखो फ्रेंड्स, वहां पे एक अच्छा टॉपिक ये है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, जो कैंसर का कंप्लीट जो जितना भी ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस है, जो जितने भी मेथड्स है, इन सभी मेथड से कैंसर ट्रीट होने के भी चांसेस होते हैं और कैंसर डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वहां पे यदि किसी पेशेंट को अपन रेडिएशन थेरेपी दे रहे हो चेस्ट पे, और वहां पे जो चांसेस है कैंसर डेवलप होने के वो बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी वहां पे ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव कर देना चाहिए। तो ये 4 रीजन होते हैं जिनके कारण से प्रोफाइलेटिक मास्टेक्टमी की जाती है। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। अपना नंबर 2 एग्जांपल है, प्रोफाइलेटिक साल्पिंजेक्टोमी। जो साल्पिंजेक्टोमी की जाती है, साल्पिंजेक्टोमी किस चीज के लिए यूज किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब को सर्जिकली रिमूव करने को अपन साल्पिंजेक्टोमी बोलते हैं। और जब कैंसर के प्रिवेंशन के अंदर साल्पिंजेक्टोमी की जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रोफाइलेटिक साल्पिंजेक्टोमी। ये क्यों की जाती है, इसके लिए अपन डिटेल से डिस्कशन करते हैं। Prophylactic salpingectomy is surgical removal of fallopian tube, which when done as a preventive measure may be done to prevent pregnancy as a form of contraception or a method of prevent cancer। देखो फ्रेंड्स, यदि कोई पेशेंट है वो प्रेगनेंसी की प्रिवेंशन के अंदर अपने को बार बार यदि कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहा है, यदि कोई पेशेंट है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए बार बार कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहा है, तो उसके कारण से वहां पे फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के अंदर कैंसर डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके कारण से जो रिस्क फैक्टर की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए वहां पे साल्पिंजेक्टोमी की जाती है, यदि वहां पे कॉन्ट्रासेप्शन यूज ना करना पड़े, जिनके कारण से कैंसर डेवलप होने के चांसेस है वो इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए जो साल्पिंजेक्टोमी की जाती है तो उसको अपन बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक साल्पिंजेक्टोमी। ओके फ्रेंड्स, women who underwent prophylactic salpingectomy have shown to have a lower incidence of ovarian cancer compared to women who have not undergone the procedure।
यदि इस तरह की जो फीमेल्स जिन्होंने प्रोफाइलेक्टिक साल्पिंजेक्टोमी करवा ली है, उस तरह की फीमेल के अंदर ओवेरियन कैंसर डेवलप होने के जो चांसेस है, वो कंपेयर टू जो जिन्होंने साल्पिंजेक्टोमी नहीं करवा रखी है, उन फीमेल्स के कंपैरिजन के अंदर बात करें तो जो कैंसर डेवलप होने के चांसेस है, कौन से कैंसर, ओवेरियन कैंसर डेवलप होने के चांसेस है वो कम होते हैं। यानी जो प्रोफाइलेक्टिक साल्पिंजेक्टोमी जिस फीमेल के अंदर हो जाती है, उस फीमेल के अंदर ओवेरियन कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन नंबर 3 इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वो है प्रोफाइलेक्टिक ओफेरेक्टोमी। प्रोफाइलेटिक ओफरेक्टोमी की बात करें तो जो ओफरेक्टोमी जो वर्ड आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है ओवरी को रिमूव करने के लिए, यानी सर्जरी के द्वारा सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी को अपन क्या बोलते हैं, ओफरेक्टोमी। और जब कैंसर के प्रिवेंशन के लिए इस तरह के जो सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक ओफरेक्टोमी। ओके फ्रेंड्स, prophylactic oophorectomy is removal of ovaries and is either done as a planned response to genetic risks of ovary and breast cancer। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि ओवरी के साथ ही साथ यहाँ ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के लिए भी वहां पे हेल्प मिलती है। यानी ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर को डेवलप होने से बचाने के लिए या फिर उनकी प्रिवेंशन के अंदर जो अपन ओपरेक्टोमी सर्जरी की जाती है उसको अपन बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक ओपरेक्टोमी। फिर अपन आगे बात करते हैं वुमेन होम हैव ए हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर। उस तरह की फीमेल्स जिसके अंदर ओवेरियन कैंसर डेवलप होने की फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटरी उसके अंदर इस तरह की जो सिम्टम्स है या फिर रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं, तो उस तरह की फीमेल्स के अंदर ये प्रोफाइलेक्टिक ओपरेक्टोमी की जाती है। फिर बात करते हैं हैव ए BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन। अपन ने इससे पहले भी बात की थी प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी के अंदर कि जो BRCA1 और BRCA2 क्या है, ये मेमोग्राफी की रिपोर्ट देखने के साइन है जिनके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 होते हैं, उसको बोलते हैं BRCA। इसके अंदर जो दोनों के अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है, BRCA1 और BRCA2 का म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो वहां पे ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस है। यानी एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन के अंदर ये किसमें है, बिनाइन स्टेज के अंदर है। तो बिनाइन स्टेज के अंदर अपने मेलिग्नेंसी डेवलप होने के लिए बचाने के लिए वहां पे प्रोफाइलेक्टिक ओपरेक्टोमी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन आगे बात करते हैं हैव डेवलप्ड ब्रेस्ट कैंसर इन पास्ट। या फिर इस तरह का पेशेंट है जिसके अंदर पास्ट के अंदर यदि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहे हो, तो उस तरह के पेशेंट को भी प्रोफाइलेक्टिक ओपरेक्टोमी की जाती है। तो ये 3 एग्जांपल्स अपन ने प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी के देख लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट सर्जरी की बात करेंगे। जो अपनी नंबर 2 सर्जरी है वो है क्यूरेटिव सर्जरी, जिसका दूसरा नाम है रेडिकल सर्जरी। जो क्यूरेटिव सर्जरी है इसको अपन रेडिकल सर्जरी भी बोलते हैं। सर्जरी प्ले ए वाइटल रोल इन कैंसर ट्रीटमेंट प्लान। जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट प्लान है, जो अपन ने 6 मेथड देखे हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल यदि कोई अदा करती है तो वो है सर्जिकल मेथड। यानी सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है तो वो है सर्जिकल मेथड, स्पेशली इन पेशेंट विद सॉलिड ट्यूमर। और किस तरह के पेशेंट में, उस तरह के पेशेंट जिनके अंदर मेलिग्नेंसी तो है बट मेलिग्नेंसी के साथ ही साथ वहां पे सॉलिड ट्यूमर यदि किसी में है, तो वहां पे सर्जरी यानी सर्जिकल मेथड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब अपन बात करेंगे डिटेल से क्यूरेटिव सर्जरी के बारे में। सर्जरी इज यूज्ड टू अटेम्प्ट टू क्योर पेशेंट हुज ट्यूमर आर लोकलाइज्ड एट टाइम ऑफ डायग्नोसिस। यदि डायग्नोसिस के टाइम अपने को ट्यूमर वहां पे डायग्नोस हो चुकी है या फिर लोकलाइज्ड है वहां पे ट्यूमर है, तो उसके लिए इस सर्जरी को अपन अटेम्प्ट किया जाता है, वहां पे क्यूरेटिव सर्जरी की जाती है। आफ्टर डेफिनेटिव कैंसर डायग्नोसिस, यदि डेफिनेट कैंसर का डायग्नोसिस हो चुका है तो क्यूरेटिव सर्जिकल ऑपरेशन वहां पे कंडक्ट किया जाता है और जो डिस्ट्रॉय कैंसरस टिश्यू है उनको रिमूव कर दिया जाता है। जो डिस्ट्रॉय कैंसरस टिश्यू किसमें होते हैं, जब कहीं पे भी ट्यूमर डेवलप होता है तो ट्यूमर डिस्ट्रॉय कैंसरस टिश्यू होते हैं, उनका कलेक्शन हो जाता है, तो उसी के कारण से वहां पे ट्यूमर डेवलप होता है। और जो क्यूरेटिव सर्जरी है इसके द्वारा डेफिनेट डायग्नोसिस होने के बाद कैंसर का, जो डिस्ट्रॉय कैंसरस टिश्यू है, जो ट्यूमर है, एक लोकलाइज्ड ट्यूमर है, उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। डायग्नोस्टिक सर्जरी विच में रिमूव ए स्मॉल अमाउंट टिश्यू टू कंफर्म द एक्सिस्टेंस एंड स्टेज ऑफ डिजीज। यदि डायग्नोस्टिक सर्जरी की जाती है, डायग्नोस्टिक सर्जरी कौन सी होती है, जैसे बायोप्सी ली जाती है, तो इस तरह की सिचुएशंस में वहां पे यदि स्मॉल अमाउंट के अंदर कोई छोटा ट्यूमर है या फिर स्मॉल अमाउंट के अंदर टिश्यू है, तो वहां पे उसी के साथ उसको रिमूव कर दिया जाता है। और यदि वहां पे बड़ी ट्यूमर है
यदि लोकलाइज्ड एरिया थोड़ा बड़ा है वहां पे, उसका डायमीटर इंक्रीज हुआ है, तो उस कंडीशन में वहां पे क्यूरेटिव सर्जरी की जाती है। फिर अपन आगे बात करते हैं, क्यूरेटिव सर्जरी टेक ए मच मोर रेडिकल सर्जिकल अप्रोच। जो क्यूरेटिव सर्जरी होती है वो डायग्नोस्टिक सर्जरी के कंपैरिजन में यदि अपन बात करें तो मोर रेडिकल सर्जिकल अप्रोच लगाया जाता है इसके अंदर। इसको रेडिकल सर्जरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अप्रोच लगाया जाता है, किसके कंपैरिजन में? डायग्नोस्टिक सर्जरी के कंपैरिजन में। टिपिकली रिजल्टिंग इन पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ ऑर्गन ऑफ ओरिजिन। ऑर्गन ऑफ ओरिजिन मीन्स जिस ऑर्गन में जिस जगह से ओरिजिन हुई है यानी डेवलप हुई है, यानी ऑर्गन के अंदर जिस एरिया से कैंसर डेवलप हुई है, या तो उस कंप्लीट एरिया को वहां पे रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर वहां से पार्शियल एरिया को यानी थोड़ा सा एरिया को जहां पर ओरिजिन हुई है उस वाले एरिया को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। बट ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ट्यूमर की साइज पे। जो ट्यूमर की साइज है और जो कैंसर है वो उसकी एक्सटेंड कहां तक है, और पेशेंट की फिजिकल कंडीशन कैसे है। जो 3 पॉइंट होते हैं जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, जो अपन ने फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किए थे, यानी कौन कौन से हैं? जो ट्यूमर की जो साइज है, और जो डिजीज का एक्सटेंड है, और उसके साथ ही साथ पेशेंट की फिजिकल कंडीशन है। ये 3 पॉइंट है, इनके अकॉर्डिंग पता चलता है कि जो क्यूरेटिव सर्जरी के अंदर पार्शियल सर्जिकल रिमूवल करना है, या फिर वहां पे कंप्लीट या फिर टोटल सर्जिकल रिमूव करना है। फिर अपन आगे बात करते हैं, इन ए क्यूरेटिव प्रोसीजर a certain amount of normal tissue as well as cancerous tissue may be removed to obtain adequate margin। यानी इससे पहले अपन ने बता चुका हूं मैं आपको ये वाली बात भी, कि जो कैंसरस टिश्यू है उसके जो नियर अबाउट के जो मार्जिन टिश्यू होते हैं, जो हेल्दी टिश्यू होते हैं, जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं, उनको भी क्यूरेटिव सर्जरी के अंदर रिमूव किया जाता है। यानी जो डायग्नोस्टिक सर्जरी होती है उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट के अंदर निकाला जाता है, बट उसके नियर अबाउट के जो नॉर्मल हेल्दी टिश्यू होते हैं उनको नहीं निकाला जाता है। बट जो क्यूरेटिव सर्जरी होती है, जो रेडिकल सर्जरी होती है, इसके अंदर जो नियर अबाउट के मार्जिन टिश्यू होते हैं, जो हेल्दी टिश्यू होते हैं, उनको भी वहां से रिमूव किया जाता है। द पर्पज इज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एनी कैंसर सेल बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। जो नियर अबाउट के हेल्दी टिश्यू रिमूव करते हैं उनका जो पर्पज है उसकी बात करें तो वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पे जो कैंसर डेवलप होने की जो रिस्क है आगे के लिए उसको मिनिमाइज किया जाता है। यानी उसको मिनिमाइज करने के लिए यदि इस तरह से मान के चलना होता है कि यदि इस ट्यूमर को रिमूव करने के साथ ही साथ वहां पे उसके बिहाइंड पीछे कोई भी प्रकार का कैंसरियस सेल बचना नहीं चाहिए। यदि बच गया तो वहां पे दोबारा कैंसर डेवलप हो सकता है, वहां पे रिक्यूरेंसी हो सकती है, विच में रिजल्ट इन रिक्यूरेंस ऑफ कैंसर। यदि पीछे थोड़ा बहुत भी कैंसरियस सेल का टुकड़ा रह गया है, या फिर थोड़ी बहुत भी कैंसरियस टिश्यू वहां पे रह गए हैं, तो उसके कारण से रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। जो क्यूरेटिव सर्जरी है इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो नंबर 1 एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेरिंजेक्टोमी इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ लार्ज ट्यूमर ऑफ लेरिंग्स। जब लेरिंजेक्टोमी की जाती है तो उसके अंदर जो लेरिंग्स है, उस लेरिंग्स का जो ट्यूमर हो गई, लार्ज ट्यूमर है, उसको रिमूव किया जाता है, विच में इंक्लूड रिमूविंग पार्ट ऑफ टंग और ओरोफेरिंग्स। यानी जब लेरेंजेक्टोमी क्यों की जाती है? जब लेरिंग्स के अंदर कोई बड़ा ट्यूमर डेवलप हो गया है तो उस कंडीशन में, और यदि वहां पे क्यूरेटिव सर्जरी की जाती है तो जो उसके नियर अबाउट के हेल्थी टिश्यू कौन से होंगे लेरिंग्स के पास? जो टंग का थोड़ा सा पार्ट, या फिर ओरोफेरिंग्स का थोड़ा सा पार्ट। जो ओरोफेरिंग्स और टंग का भी वहां पे जो थोड़ा नियर अबाउट का जो हेल्दी टिश्यू का एरिया होगा उसको वहां से रिमूव किया जाता है। क्योंकि जो क्यूरेटिव सर्जरी होती है उसके अंदर जो मार्जिन के हेल्दी टिश्यू होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है। अपन नंबर 2 एग्जांपल्स की बात करें तो जो पैराथायरॉइडेक्टोमी की जाती है, यानी जब पैराथायराइड ग्लैंड की यदि कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर वहां पे कैंसर डेवलप हो जाता है, कोई मेलिग्नेंसी डेवलप हो जाती है, तो उस कंडीशन में पैराथायरॉइडेक्टोमी की जाती है। यानी पैराथायराइड ग्लैंड के किसी एक टुकड़े के अंदर, या फिर हो सकता है एक पार्ट के अंदर कैंसर डेवलप हो जाए, तो उसके नियर अबाउट के सभी हेल्दी टिश्यू को रिमूव करने के लिए कंप्लीट पैराथायरॉइडेक्टोमी की जाती है। यानी कंप्लीट ग्लैंड को वहां से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण से पीछे उसके कोई भी कैंसरस सेल ना छूटे, और दोबारा रिकरेंसी के चांसेस है वो डिक्रीज। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट सर्जरी की। जो नंबर 3 है वो है अपनी कंट्रोल सर्जरी, जिसका दूसरा नाम है साइटोरिडेक्टिव सर्जरी। जो कंट्रोल सर्जरी है इसके अंदर कंप्लीट लीजन को रिमूव नहीं कर सकते, किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अकरिंग ना हो इससे प्रिवेंट करने के लिए, बट वहां पे साइटोरिडेक्टिव यानी जो कैंसरियस सेल की जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को कम कर देंगे, जिनके कारण से जो कैंसर डेवलप होने की जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी।
यानी जिस रेट से वहां पे कैंसर डेवलप हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ की अपन बात करें तो वो डिक्रीज हो जाएगी साइटोरिडेक्टिव, यानी कैंसर जो वॉल्यूम है कैंसर सेल का, उसको वहां पे डिक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एग्जाम के अंदर भी इसका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जो कंट्रोल सर्जरी है, जो साइटोरिडेक्टिव सर्जरी है, इसका दूसरा नाम है डीबल्किंग प्रोसीजर, यानी इसको अपन डीबल्किंग सर्जरी भी बोलते हैं, और इसके साथ ही साथ इसको डीबल्किंग प्रोसीजर का नाम दिया गया है। अब अपन बात करते हैं डीबल्किंग सर्जरी रिमूव ए पोर्शन थॉट नॉट टू होल्ड। जो डीबल्किंग सर्जरी की जाती है, इसके अंदर एक पोर्शन को रिमूव किया जाता है, कंप्लीटली उसको रिमूव नहीं किया जाता है, ऑफ ए कैंसरियस ट्यूमर, जो कैंसरियस ट्यूमर का थोड़ा सा पार्ट, जो वहां पे ज्यादा कैंसर की जो ग्रोथ है, उस वाले पार्ट को वहां पे रिमूव कर दिया जाता है, जिनके कारण से जो साइटोसेल होगी, जो कैंसरियस सेल होगी, उनकी जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिनके कारण से ओवरऑल जो कैंसर के ग्रोथ की जो रेट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। It is used in certain situations when removing an entire tumor may cause damage to an organ or body। यदि कंट्रोल सर्जरी यदि किसी में की जाती है, तो वो क्यों की जाती है? उस तरह की सिचुएशंस में की जाती है जहां पे किसी ट्यूमर या लीजन को रिमूव करने के कारण से बॉडी का किसी स्पेशल ऑर्गन का कंप्लीटली डैमेज हो जाए, या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, या फिर हो सकता है पेशेंट एक्सपायर हो जाए, पेशेंट की डेथ हो जाए वहां पे, तो उस तरह की सिचुएशन में वहां पे कंट्रोल सर्जरी की जाती है, यानी वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने को वहां पे प्रायोरिटी दी जाती है। इन विच डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, यानी इन विच डिक्रीज नंबर ऑफ कैंसर सेल टू इंक्रीज अदर टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो साइटोरिडेक्टिव सर्जरी के अंदर, कंट्रोल सर्जरी के अंदर, जो ओवरऑल जो कैंसर सेल होगी उनका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाता है, और जो अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन है जैसे केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, उनको वहां पे यूज किया जाता है। यानी अपन जो 6 मेथड है कैंसर को ट्रीट करने के, इनमें से सबसे इफेक्टिव मेथड की बात करें तो वो होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से उसको कंप्लीट रिमूव कर दिया जाएगा, तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, तो वहां पे कैंसर डेवलप कैसे होगी। बट जो कंट्रोल सर्जरी होती है, इसके अंदर अपन कंप्लीट पोर्शन को रिमूव कर नहीं कर सकते, तो इसलिए वहां पे जो साइटोरिडेक्टिव सर्जरी की जाती है, यानी कैंसर सेल को कुछ को रिमूव कर दिया जाता है, और जो कुछ सेल पीछे बचती है उनको केमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी यूज करके वहां पे उसको ट्रीट किया जाता है। यदि इसके एग्जांपल्स की अपन बात करें, दिस सर्जरी यूजफुल व्हेन कैंसर अफेक्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ बॉडी। जो डेलिकेट पार्ट होता है बॉडी का, जैसे आई हो गया, यदि आई के अंदर यदि कैंसर ट्यूमर है, तो वहां पे कंप्लीट आई को रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे कंप्लीट आई को रिमूव कर लेंगे तो वहां पे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, उसका एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से सफर कर रहा है पेशेंट, तो उस कंडीशन में उस थोड़े से पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, और आंख को बचाने के लिए वहां पे जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी होती है उनसे उस डिजीज को वहां पे ट्रीट किया। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपनी जो सर्जरी है वो है पैलेटिव सर्जरी। यदि पैलेटिव सर्जरी के बारे में बात करेंगे, तो पैलेटिव सर्जरी टू रिलीफ ऑफ सिम्टम एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी पैलेटिव केयर के बारे में आपने सुना होगा। पैलेटिव क्या है, कि जो डिजीज से सफर कर लिए, जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है, बट आगे कोई नुकसान ना हो, और जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो जाए, तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए अपने को पैलेटिव सर्जरी की जाती है। तो ये एक तरह से रिलीफ ऑफ सिम्टम के लिए की जाती है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करने के लिए। यदि इसके स्पेशल पर्पज की बात करें तो दो ही पर्पज होते हैं पैलेटिव सर्जरी के, एक तो सिम्टम को रिलीव करना, और दूसरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। यूजुअली इन पेशेंट विद इनक्यूरेबल इलनेस, यदि इस तरह के मरीज जिनमें कैंसर कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकती, तो उन पेशेंट के ऊपर जो अपना प्राइमरी एम होता है, जो अपना प्राइमरी पर्पज होता है, वो होता है पैलेटिव सर्जरी करना। यानी उसकी जो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव कर दिया जाए, और जो उसके सिम्टम्स है जिनके कारण से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिनके कारण से उसको प्रॉब्लम हो रही है, उस तरह के सिम्टम्स को वहां पे रिलीव करना, ये इसके दो मेन पर्पज होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इट टू रिलीव कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैंसर लाइक रिड्यूस पेन। ये जो पैलेटिव सर्जरी की जाती है वो कैंसर से डेवलप होने वाली कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है। यानी पैलेटिव सर्जरी से कैंसर को ट्रीट नहीं किया जा सकता, यानी इसमें ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के पेशेंट जिनमें कैंसर को कंप्लीटली ट्रीट किया ही नहीं जा सकता, तो उस तरह के मरीज में पैलेटिव थेरेपी यूज की जाती है या पैलेटिव सर्जरी की यूज की जाती है, जिसके अंदर कैंसर से डेवलप होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रिलीव किया जाता है। जैसे रिड्यूस पेन, कैंसर से डेवलप होने वाले पेन को कम करना,
यदि वहां पे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, यानी इंटेस्टाइन में कहीं ट्यूमर है तो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जा सकता है, जिनके कारण से उसको स्टूल पास नहीं होगा, कुछ खाना पीना नहीं खा पाएगा, तो उस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया जाता है। या फिर अपन बात कर ले चेस्ट के अंदर लंग्स में कोई ट्यूमर हो गया है, तो उसके कारण से हार्ट पे कंप्रेशन आ रहा है, तो उस तरह की जो सर्जरी की जाती है, तो जिसके कारण से कैंसर तो ट्रीट नहीं हो सकता, बट उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। या फिर रिमूव इन्फेक्शन, या फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए यदि कोई सर्जरी की जाती है, जैसे बीएमटी हो गया, बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो गया, जिसके अंदर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे कॉम्प्लिकेशन को रिलीव करने के लिए पैलेटिव सर्जरी की जाती है। फिर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल ऑफ पैलेटिव इंटरवेंशन इंक्लूड, यदि एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे नंबर 1 की बात करेंगे तो न्यूरोलाइटिक ब्लॉकेज, यानी न्यूरोलाइटिक ब्लॉकेड किया जाता है किसका, मैंडिबुलर और स्पेनोपेलेनाइन नर्व का। यदि किसी हेड और नेक रीजन के अंदर डिजीज है, यदि कोई पेशेंट है जिसके अंदर हेड या नेक वाले रीजन में कोई मेलिग्नेंसी है, वहां पे डिजीज से सफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में वहां से जो नर्व है वहां से गुजर रही होती है, कौन कौन सी नर्व है, जो मैंडिबुलर या फिर स्पेनोपेलेनाइन जो नर्व है वो वहां से गुजर रही है, तो उनमें पेन को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे न्यूरोलाइटिक ब्लॉकेड किया जाता है, यानी न्यूरोलाइटिक ब्लॉकेड किया जाता है, उन नर्व को ब्लॉक किया जाता है जिनके कारण से वहां पे पेन नहीं हो। फिर नंबर 2 की बात करें तो रेडिकल मास्टेक्टोमी, रेडिकल मास्टेक्टोमी को अपन सर्जिकल डीबल्किंग प्रोसीजर भी बोलते हैं, फॉर ए फंगेटिंग मेलोडोरियस ब्रिस्ट लीजन। यदि फंगेटिंग मेलोडोरियस जो ब्रिस्ट लीजन है, यानी जो ब्रिस्ट का ऐसा लीजन या घाव डेवलप हो गया, वहां पे बदबू आ रही है या फिर बहुत ज्यादा फंगस वहां पे हो गई है, तो उस फंगल वाला जो मेलाडोरियस एरिया है उस लीजन को वहां पे रिमूव किया जाता है, जिसको अपन सर्जिकल डिबल्किंग प्रोसीजर बोलते हैं या फिर रेडिकल मास्टेक्टोमी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर नंबर 3 एग्जांपल्स की बात करें पैलेटिव सर्जरी के की, तो जो साल्वेज सिस्टेक्टोमी की जाती है, जो साल्वेज सिस्टेक्टोमी क्यों की जाती है, और इसके साथ ही साथ पेल्विक एक्सटेंस जो एक्सटेंट्रेशन भी किया जाता है, यानी जो पेल्विक एक्सटेंट्रेशन क्या होता है, यानी कंप्लीटली जो पेल्विक होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर पेल्विक जो कंप्लीट ऑर्गन होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पेल्विक एक्सएंट्रेशन, यानी कंप्लीट पेल्विक को बाहर निकाल देना। तो इस तरह की जो पेल्विक एक्सटेंट्रेशन क्यों किया जाता है, जहां पे जो प्रोस्टेट कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर एडवांस स्टेज के अंदर चली गई हो, और जब प्रोस्टेट और सर्वाइकल कैंसर यानी मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर और जब सर्वाइकल कैंसर फीमेल में ये एडवांस स्टेज के अंदर जाते हैं, तो अपन समझते हैं कि एडवांस स्टेज में होता क्या है, मेटास्टेसिस डेवलप हो जाता है, और जो उसके नियर अबाउट के जितने भी टिश्यूज होते हैं उनको कैंसर से इन्फेक्ट कर देता है। तो जैसे सर्विक्स के अंदर कैंसर डेवलप हुआ, तो उसके जो नियर अबाउट के जितने भी ऑर्गन है, जैसे यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, जो उसके नियर अबाउट की जो बोन होगी पेल्विक की, उन सभी को वहां पे इन्फेक्ट कर चुका होगा, तो उसको बोलते हैं अपन एडवांस सर्वाइकल कैंसर। और जब एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में क्या होगा, जो नियर अबाउट की जो पेल्विस होगी, अपना जो ब्लेडर होगा, इस तरह की जो कंप्लीट एरिया है उसको वहां पे इन्फेक्ट कर चुकी होगी कैंसर, तो उसको बोलते हैं अपन प्रोस्टेट कैंसर की एडवांस स्टेज, यानी एडवांस प्रोस्टेट कैंसर। तो इस तरह के सिचुएशंस में वहां पे पेल्विक एक्सेंट्रेशन किया जाता है, यानी कंप्लीट पेल्विक को रिमूव करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं अपन पेलेटिव सर्जरी, यानी कंप्लीट पेल्विक को रिमूव करने के कारण से कैंसर आगे डेवलप नहीं होगी, और उसके कारण से उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव किया जा सकता है, और वहां पे जो पेन हो रहा है उसको, उस सिम्टम्स को वहां पे रिमूव किया जा सकता है। अब अपना जो नेक्स्ट सर्जरी है वो है रिकंस्ट्रक्टिव या फिर रिहेबिलिटेटिव सर्जरी। जो लास्ट सर्जरी है नंबर 5, वो है रिकंस्ट्रक्टिव या फिर रिहेबिलिटेटिव सर्जरी। ओके फ्रेंड्स, reconstructive surgery is most commonly needed after some time of surgery to remove the cancer। यदि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा कोई ट्यूमर रिमूव कर दी गई है या फिर कोई कैंसरियस टिश्यू को अपने रिमूव कर दिया है, तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की नीड होती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू को वहां पे रिमूव कर दिया गया है, तो वहां पे मेमोप्लास्टी करने की जरूरत होती है, यानी ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए रिहेबिलिटेटिव सर्जरी की जाती है। रिपेयर ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस रेडिकल सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ ऑर्गन। रेडिकल सर्जिकल रिसेक्शन क्या होता है, कंप्लीटली ट्यूमर वाले पार्ट को रिमूव कर देना, यानी क्यूरेटिव सर्जरी को ही अपन रेडिकल सर्जरी बोलते हैं। क्यूरेटिव सर्जरी और रेडिकल सर्जरी में क्या होता है, जो कंप्लीट पोर्शन है जहां पे कैंसर डेवलप हुआ है उस पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है,
और इस तरह की यदि सर्जरी वहां पे डेवलप होती है या फिर सर्जरी की जाती है, तो उस कंडीशन में जो डिफेक्ट वहां पे कोज हुआ है, उस डिफेक्ट को रिपेयर करने के लिए वहां पे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। यदि इसके एग्जांपल्स की अपन बात करें, तो ए पर्सन में चूज टू हैव रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मेमोप्लास्टी आफ्टर ए मास्टेक्टोमी। इसके अंदर पेशेंट चूज करता है ऑप्शन, यदि कोई पेशेंट है जिसमें मास्टेक्टोमी हुई है, तो मास्टेक्टोमी वाले पेशेंट के अंदर मेमोप्लास्टी की जाती है, किस लिए? ब्रिस्ट को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। ए मस्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रिस्ट, और मस्टेक्टोमी क्या होती है? सर्जिकल रिमूवल किया जाता है ब्रिस्ट का। इट इज टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ब्रिस्ट कैंसर। ये क्या है? ब्रिस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होने वाला सर्जरी है। जो कौन सी वाली सर्जरी होती है? रेडिकल सर्जरी, जिसको अपन क्यूरेटिव सर्जरी भी बोलते हैं, यानी क्योर करने के लिए। क्यूरेटिव सर्जरी इसके नाम से पता चल रहा है, जो अपन ने नंबर 2 पे पढ़ा था, डिजीज को क्योर करने के लिए जो सर्जरी की जाती है, ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव सर्जरी। और इसका जो दूसरा नाम है वो है रेडिकल सर्जरी। और यदि कहीं पे भी रेडिकल सर्जरी हो जाती है, तो वहां पे उस पार्ट को, वहां पे जो डिफेक्ट हुआ है उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए जो वहां पे सर्जरी की जाती है, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या फिर रिहेबिलिटेटिव सर्जरी। फिर अपन नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 एग्जांपल्स, तो रिप्लेस टिश्यू और नर्व है रिमूव्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फॉर हेड एंड नेक कैंसर और स्किन कैंसर। यदि हेड और नेक के अंदर कोई कैंसर डेवलप हुआ है या स्किन के अंदर कोई कैंसर डेवलप हुआ है, तो उस कंडीशन में वहां पे जो टिश्यूज है और जो नर्व है, जहां पे डिफेक्ट कोज किया था अपन ने रिमूव करके, उनको वापस कंप्लीटली रिप्लेस करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए जो सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव या फिर रिहेबिलिटेटिव सर्जरी। ओके फ्रेंड्स, यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिनके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी क्लासेस होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, आज हो सकता है कि पहले भी कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन रही है कि सर आपकी आवाज थोड़ी कम रहती है, तो वो प्रॉब्लम आपको दोबारा आज फेस करनी पड़ सकती है। बट इससे आगे आने वाली जो भी क्लासेज होगी उनके अंदर इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से है। इस नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9413722120। ये व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग दोनों के लिए यूज होता है। बट यदि आप हमारे व्हाट्सअप सर्विस, जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और एड्रेस लिख के हमें 9413722120 इन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आप हमें, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो या फिर आपका कोई सजेशन है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी, जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी @gmail.com, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये हमारी मेल आईडी है। इस पे आपकी कोई क्वेरी हो या फिर सजेशन हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और हमारा एक फेसबुक पे पेज है और टेलीग्राम पे भी पेज है। तो आप फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए और टेलीग्राम पे हमारे पेज जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक पेज है, उसको वहां पे फॉलो कीजिए। फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, इन तीनों जगह पे पेज और ग्रुप है, वहां पे लाइक, फॉलो एंड ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले, जिनके कारण से हमारे आगे आने वाली जो भी अपडेट होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। जो हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम का जो ग्रुप है, वो जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से ही है। आप यदि इस नाम से सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। और हमारा चैनल का जो लोगो है वहां पे उसके